हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मेनली हम लोग अभी तक प्लेन मिरर देख रहे थे। अब हम लोग दो प्लेन मिरर से इमेज वगैरह बनाना देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ इमेज बाय टू प्लेन मिरर एंड देयर लोकेशंस। तो सपोज हम यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज है, यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज निकालने हैं हमें दो प्लेन मिरर से जो कि थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। तो सपोज एक मिरर ये है, एक दूसरा मिरर है, इनके बीच में थीटा एंगल है। और सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है दो मिरर के बीच में, तो हमें निकालना है उसके नंबर ऑफ इमेज। तो हमें यहाँ पे निकालना है कितने इमेज बनेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वैल्यू होती है स्मॉल एन 360 बाय थीटा करके हम निकालते हैं। 360 डिग्री बाय थीटा करके, जहां थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू मिरर। हम एन निकालते हैं, फिर ये एन चेक करते हैं कि इवन है ये, सॉरी ये चेक करेंगे कि ये इंटीजर है या फिर ये फ्रैक्शन है। तो ऐसे एन निकालेंगे। अब अगर मान लीजिए वो इंटीजर आता है, अगर एन इंटीजर है तो इंटीजर में भी वो इवन आ सकता है या फिर ऑड आ सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे, एक तो पहले इंटीजर होगा, तो इंटीजर में दो केसेस होंगे, उन दो केसेस में नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे। फिर फ्रैक्शन होगा, तो उन दो केसेस, उस केस में कैसे नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे। यहाँ पर तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर एन इज इवन, हमने देखा कि एन इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। अगर इंटीजर में इवन हुआ तो क्या करेंगे, अगर इवन होगा तो जो नंबर ऑफ इमेज होते हैं वो n-1 आते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर 360 बाय एन थीटा की वैल्यू 4 आई, मतलब थीटा 90 डिग्री रहा होगा, तो 4 आई, तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4-1 3। ये सब कैसे हो रहा है ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन आपको पहले फॉर्मूला समझना है कि कैसे नंबर ऑफ इमेज हम लोग निकालते हैं। फिर नेक्स्ट केस, यहाँ पे कैपिटल एन क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ इमेज। फिर नेक्स्ट केस, अगर एन ऑड हुआ, अगर एन ऑड होगा तो वहां पर दो केसेस बनते हैं फर्दर। एक केस होगा कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा है, अगर सिमेट्रिकल रखा है तो नंबर ऑफ इमेज n-1 होंगे, और अगर अनसिमेट्रिकल रखा है, अनसिमेट्रिकल रखा है तो नंबर ऑफ इमेज स्मॉल एन आएंगे। अब ये सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है, और ये सब कैसे आ रहे हैं ना, इन सबको हम आगे समझेंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला पहले ध्यान रखना है कि ऐसे करते हैं। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब देखना है। देखिए इवन के केस में हमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऑड के केस में हमें देखना पड़ता है सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो पहले हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब देखते हैं। सपोज दो मिरर हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर हम एक एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, एंगुलर बाइसेक्टर है। अगर इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी दोनों मिरर से डिस्टेंस सेम आएगी। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली। अब अगर सिमेट्रिकल रखा है तो वहां पे ऑड के केस में भी नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे, n-1। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो एंगुलर बाइसेक्टर के अलावा किसी साइड में रखा है, यहाँ रखा है या फिर यहाँ रखा है। अगर यहाँ रखा है तो इस मिरर से क्लोज होगा, इससे डिस्टेंस हो जाएगी ज्यादा। अगर यहाँ रखा है तो इसके क्लोज है, उससे दूर है। तो ऐसी पोजीशन को अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। अनसिमेट्रिकल में अगर एन की वैल्यू ऑड आई है तो नंबर ऑफ इमेज भी स्मॉल एन ही होगा।
जैसे एग्जांपल में सपोज दो मिरर के बीच की एंगल 72 डिग्री है और ऑब्जेक्ट पहले केस में सिमेट्रिकल रखा है, दूसरे में अनसिमेट्रिकल रखा है, तो क्या क्या नंबर ऑफ इमेज आएंगे। तो फर्स्ट केस में पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल एन निकाल लेंगे 360 बाय 72 करके। स्मॉल एन आने के बाद फर्स्ट केस के लिए सिमेट्रिकल रखा है इसलिए n-1 फॉर्मूला लगाएंगे। सेकेंड सिचुएशन के लिए डायरेक्ट स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन लगा देंगे। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं, अगर दो मिरर परपेंडिकुलर रखे हों तो वहां पे नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे। जैसे मान लीजिए ये दो मिरर हैं और ये मिरर 1 हो गया, ये मिरर 2 है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हमें नंबर ऑफ इमेज निकालनी है। नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो भी ये मिरर है, जैसे ये मिरर 2 है, तो इस मिरर 2 के से पास होने वाली ये जो लाइन होगी, इस लाइन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी ये इमेज बनाएगा। सेम वे में मिरर 1 है, तो इस मिरर 1 के प्लेन के इस साइड में कोई भी होगा तो उसकी इमेज बनेगी। ये जो मिरर 1 का प्लेन होगा इसके इस साइड में, कोई जरूरी नहीं होता कि एग्जैक्टली मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मिरर 1 का ये प्लेन हुआ, इसके इस साइड हुआ राइट साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज बनेगी। सेम वे में M2 वाला ये प्लेन है, तो M2 वाले प्लेन के ऊपर कुछ भी होगा तो उसकी इमेज बनेगी। अब जैसे हम पहले M1 से इमेज बनाया ऑब्जेक्ट की, तो जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा M1 से उतनी डिस्टेंस पे ये इमेज बन जाएगी। इसको हमने I1 बोल दिया, मिरर 1 से फर्स्ट इमेज। फिर सेम वे में मिरर 2 से देखें तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी, ये I2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मिरर 1 के आगे ये ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज बनी। सेम वे में मिरर 1 वाले प्लेन के इधर I2 है, तो उसकी भी ये इमेज बना देगा यहाँ पर, तो इसको हम कुछ I3 बोल दे रहे हैं। अब M2 देखिए, M2 के ऊपर ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज बनी। यहाँ पे जो इमेज है वो भी M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, तो वो उसकी भी इमेज बना देगा और ये दो इमेज एक ही जगह पे आ जाएंगे। अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें सिमेट्री से सब, तो आप देखेंगे एक ही जगह आ जाएंगे, तो I4 भी एक ही जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए टोटल जो नंबर ऑफ इमेज आएंगे, ये I3 और I4 कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहे होंगे। मैंने थोड़ा सा अलग दिखाया है कि आपको समझ आए कि दो इमेज है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बोलेंगे, I1 I2 और इन दोनों को मिलाकर एक और इमेज I3, तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने हैं आपके 3। यहाँ पे देखिए अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो n इक्वल टू क्या होगा 360/94 और 4 इज इवन। अगर इवन होता है तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल नहीं देखते, फिर वहां पे हम सीधे क्या करेंगे, n-1 फॉर्मूला लगा देंगे। तो n-1 लगा के ये फॉर्मूले से 3 आया, ये 3 इमेज हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने देखा n जब इंटीजर होगा, n अगर इंटीजर होगा तो उसमें देखा हमने कि इवन है या ऑड है। इवन के केस में हमें क्या करना है, n-1 फॉर्मूला लगाना है, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। ऑड के केस में हमें देखना है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हुआ तो n-1, अनसिमेट्रिकल हुआ तो n। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अगर n फ्रैक्शन हुआ, अगर n फ्रैक्शन आता है तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेज आएगी वो क्लोजेस्ट इवन नंबर के बराबर आती है। इसको मैं आगे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, अभी आप फॉर्मूला याद रखिए। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू है 2.3, तो इसका क्लोजेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा, 2 ना। यहाँ पे 2 और 4 दो इवन नंबर है उनके बीच में, लेकिन किसके ज्यादा क्लोज है, 2 के। सेम वे में मान लीजिए n की वैल्यू है 5.4, तो अभी ज्यादा क्लोज कौन सा होगा, 4 या 6। देख रहे हैं ना, 6 के ज्यादा क्लोज है, 6 से बस 0.6 कम है, और 4 से देखेंगे तो 1.4 ज्यादा है, तो ज्यादा क्लोज कौन हुआ, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो भी हम इमेज बना रहे हैं, इनका ये जो इमेज बने हुए हैं, इनको हम कैसे लोकेट कर सकते हैं कि ये कौन से इमेज कहां पर है। फ्रैक्शन वाले केस को भी हम इसमें लोकेट करके देख लेंगे कहां पर इमेजेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे लोकेट करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो लोकेट करने के लिए देखिए हम कैसे सोचेंगे, सपोज हमारे पास एक मिरर है, मिरर 1,
एक दूसरा मिरर है मिरर 2, इनके बीच में कुछ थीटा एंगल है, और कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा जो कि मिरर 1 और 2 की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से एक लाइन पास कराई ऑब्जेक्ट से होते हुए। तो ये एंगल अल्फा आ रहा है और ये एंगल बीटा, मतलब मिरर 1 और मिरर 2 के बीच में कहीं रखा हुआ है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से मिला दिया तो ये जो लाइन है वो अल्फा और बीटा एंगल पर है। तो अब देखिए यहाँ पर जो भी इमेज आएंगे मिरर 1 और मिरर 2 से, वो सारे के सारे एक सर्कल पे आएंगे। सर्कल पे कैसे आएंगे, जैसे आप ये सोचिए कि अगर ये मिरर 1 से ये ऊपर कुछ d डिस्टेंस पे है, तो आप जब इसकी इमेज बनाएंगे तो सेम यहाँ पे कहीं नीचे बनाएंगे, और यहाँ से अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करूं तो आप उसका एंगल निकालेंगे सेम वैसे ही tan थीटा लगा के, तो सेम एंगल अल्फा आएगा। सेम वे में अगर हम इसके लिए देखें, यहाँ से ऐसे बीटा है तो ये इधर कहीं यहाँ पर बीटा एंगल पर होगा। तो ऐसे आप करते जाएंगे, सारे इमेज आपको ऐसे सर्कल पे मिलते जाएंगे। तो जो तरीका होता है यहाँ इमेज निकालने का, हम क्या करते हैं, जो दो मिरर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वहां से एक सर्कल बना देंगे, और इस सर्कल पे ही सारे इमेज आने हैं। और मिरर से जितना ऊपर जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही एंगल पे उसकी इमेज बनेगी। जैसे मिरर 1 से ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल पर है तो नीचे के साइड अल्फा एंगल पर यहाँ पे उसकी इमेज आएगी। मिरर 2 से ये बीटा एंगल पर ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज आएगी, पहली इमेज, वो बीटा एंगल पर आएगी। तो यहाँ पे एक इमेज हमने बनाई, ये मिरर 1 से इमेज है। अब अगर मैंने इसको इस पॉइंट से मिला दिया, दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो इसके लिए एंगल भी कितना आएगा, ये सेम अल्फा एंगल आएगा। इस इमेज को हम नाम देंगे M11। M11 में 1 जो पहले लिखा हुआ है वो मिरर का नंबर बता रहा है, और जो बाद में लिखा है वो इमेज का नंबर है। जो यहाँ पे पहले 1 लिखा है वो मिरर नंबर है, और जो बाद में लिखा है वो इमेज नंबर है। M11 का मतलब फर्स्ट मिरर से फर्स्ट इमेज। अब सेम वे में अगर हम सेकेंड मिरर से फर्स्ट इमेज बनाए, तो सेकेंड मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है बीटा एंगल पे, तो इसकी इमेज भी यहाँ पे बीटा एंगल पे बनेगी, यहाँ पे बीटा एंगल पे, और इसको हम नाम देंगे M21, क्योंकि ये सेकेंड मिरर से है। पहले जो लिखा रहता है वो मिरर नंबर है, सेकेंड मिरर से है, और कौन से नंबर की इमेज है, फर्स्ट इमेज है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब देखिए जैसे ये मिरर 1 है तो मिरर 1 के आगे अल्फा एंगल पे ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज बन गई। अब इस मिरर वाले प्लेन से जो भी ऊपर होगा, जो भी मिरर वाले प्लेन से ऊपर होगा, यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। तो जैसे M21 है, वो भी क्या है, मिरर M1 के प्लेन के ऊपर है, तो वो उसके लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और कितने एंगल पे है, थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा। तो इन दोनों का सम जो होगा उतने एंगल पर ये उसकी इमेज बना देगा। M21 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1, और it is at angle theta plus beta from M1, so its image will be M12। M12 का मतलब मिरर 1 की सेकेंड इमेज will be at same angle। सेम एंगल मतलब जैसे यहाँ पे इमेज बनेगी, तो अब ये मिरर 1 से कितने एंगल पर होगा, थीटा प्लस बीटा। तो सबको क्लियर है अभी तक, यहाँ तक जो भी हुआ। अब हम मिरर 2 पे आते हैं। मिरर 2 से फर्स्ट इमेज तो ये ऑब्जेक्ट की बन गई थी। अब ये मिरर 2 का प्लेन है, इसके आगे ये मिरर ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बनी, इसके आगे ये M11 है, तो इसके ये आगे है तो ये भी इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और वो कितने एंगल पर है, थीटा प्लस अल्फा। तो अब मिरर 2 के लिए M11, मिरर 2 के लिए M11 ऑब्जेक्ट का काम करेगी। M11 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2, और ये कितने एंगल पर है, थीटा प्लस अल्फा। तो अब ये मिरर 2 उतने एंगल पर ही इधर इसकी इमेज बना देगा। तो यहाँ इमेज कहीं आ जाएगी जिसकी एंगल होगी थीटा प्लस अल्फा। इसको नाम क्या देंगे, M22। टू मतलब सेकेंड मिरर से, और बाद वाला 2 सेकेंड इमेज है। तो ये प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे। अब ये जो M22 है ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, उसका एंगल क्या है, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा। तो इन दोनों का सम उतने एंगल पर M1 इमेज बना देगा। और M12 M2 के लिए इमेज होगी, उसका एंगल देखेंगे थीटा प्लस बीटा, तो उतने एंगल पर ये इमेज बना देगा। तो ये प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है।
और हमेशा हमें ध्यान रखना है जो मिरर का प्लेन है, कोई भी इमेज जो बनती हुई आ रही होगी, मान लीजिए M1 से बन रही है, तो जो भी इमेज बन रही होगी इस सर्कल पे बनेगी, लेकिन ये जो M1 वाला प्लेन है उसके ऊपर नहीं जा सकता। जो भी इमेज होंगे मिरर के पीछे बनेंगे, मिरर के ऊपर नहीं जाएंगे। सेम वे में जो M2 से इमेज बनेगी, वो M2 वाला ये जो लाइन आ रहा है इस पे बनता हुआ आएगा और इस पॉइंट तक ही आ सकता है। इसके इधर आया तो मिरर के आगे आ जाएगा, रियल इमेज नहीं बन सकती यहाँ, तो मिरर के पीछे ही बननी है। तो ये हमें ऐसे रिपीट करते जाना है, ये M11 M12 ऐसे हमें इमेज बनाते जाना है, लेकिन कहाँ तक बनाते जाना है, इस पोजीशन तक M1 से, और M2 से देखेंगे तो ये हमें करते हुए आना है यहाँ तक। तो अब जब हम ऐसे करते हुए आ रहे होंगे तो हो सकता है कि लास्ट इमेज दो मिरर के यहाँ पे कहीं आ जाए, कॉन्साइड कर जाए इस रीजन में, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए एक M1 से यहाँ पे इमेज बनी और M2 से भी उसी जगह पे भी बनी, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों एक जगह पर बने हैं, तो हम कैसे पता करें कि वो एक जगह पर है। या तो हम एक एक इमेज पूरा सर्कल में हमने ड्रॉ कर रखा तो हमें समझ आ जाएगा, बट हम ड्रॉ करते नहीं, हम बस मैथमेटिकली देख लेंगे, हम आगे देखेंगे। तो हमारा जो तरीका रहता है, हम क्या करते हैं, हम मिरर 1 से उसका एंगल देख लेते हैं, मान लीजिए वो φ1 है। सेम वे में मिरर 2 से उसका एंगल देख लेंगे, वो मान लीजिए कुछ φ2 है। और अगर दोनों मिरर के बीच का एंगल देखे तो वो कुछ थीटा है। तो अब ये थीटा, φ1 φ2 सब मिलके कितना हो जाना चाहिए, 360। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपने लास्ट इमेज के एंगल लिख रखे हैं M1 के, M2 के और थीटा का सम 360 आ रहा है, तो ये आपको क्या बता रहा है कि लास्ट टू इमेज कॉन्साइड हो रहे हैं। तो उनको फिर हम दो काउंट नहीं करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। तो हम ऐसे सर्कल में इमेज को लोकेट करते हैं। अब आपको दिख रहा है कि लोकेट करना में हम लोकेट कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इतना इजी काम नहीं है। तो इसलिए हमने एक टेबल मेथड बना रखा है, उससे हम ये काम इजीली कर लेते हैं। The locating image in circle is lengthy process, so we use table method to locate image. ये टेबल इमेज क्या होती है, इसमें हम मिरर 1 और मिरर 2 ऐसे दो लिख लेते हैं टेबल में। मिरर 1 से ऑब्जेक्ट का एंगल देखते हैं, जितने एंगल पर ऑब्जेक्ट होगा उतने एंगल पे ही पहली इमेज बना देंगे। सेम वे में मिरर 2 से बीटा एंगल पर ऑब्जेक्ट है तो बीटा एंगल पर। अब ये करने के बाद बस पहली इमेज आपको लिखनी है, फिर बाद में आपको बार बार दोनों साइड में ना, यहाँ पे देखिए ड्रॉ फर्स्ट इमेज फ्रॉम बोथ मिरर, और फिर क्या करना है, आपको डायगोनली थीटा ऐड करते जाना है। जैसे अब जो अल्फा एंगल पर ऑब्जेक्ट इमेज बनी हुई है, वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनेगी, तो आप ऐसे थीटा ऐड कर दीजिए, तो ये M2 की सेकेंड इमेज हो जाएगी। बीटा में अगर आप ऐसे थीटा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। आप देखिए वहां पर M1 के दो इमेज बने थे, एक अल्फा पर एक थीटा प्लस बीटा पे, आप पीछे जाके देख लीजिए। M2 के दो इमेज बने थे, बीटा और थीटा प्लस अल्फा। यही सेम काम आपको रिपीट करते जाना है। फिर से आप इधर थीटा ऐड करिए तो अगली इमेज की पोजीशन आ जाएगी ना, ऐसे थीटा ऐड करिए तो ये आ जाएगा, इसमें थीटा ऐड करिए तो ये आ जाएगा। ये आपको करते जाना है, और कब तक करते जाना है, जब तक कि φ1 φ2 180 के से पीछे हैं। 180 से ज्यादा होना मतलब मिरर के प्लेन के ऊपर चले गए, तो एंगल विथ मिरर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180। फिर हम लास्ट में चेक करेंगे कि φ1 φ2 और थीटा का सम 360 है क्या। अगर है तो वो कॉन्साइड हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं, अगर अगर वो कॉन्साइड नहीं हुए हैं तो ये सम 360 नहीं आएगा, तो उनको दो अलग अलग काउंट करेंगे। अगर 360 आएगा तो उसको एक ही काउंट करेंगे। अब इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे हमें पोजीशन लोकेट करना है इमेज का, 90 डिग्री पे दो मिरर हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो, उसको अगर हम मिरर के इंटरसेक्शन से मिलाएं तो ये एंगल 30 बन रहा है M1 से, और ये 60 बन रहा है। तो एक तो हमारा सर्कल वाला मेथड है कि हम ऐसे सर्कल बना लें और 30 पे 60 पे ऐसे इमेज बनाते जाएं, या फिर दूसरा तरीका है कि हम टेबल बना लें। टेबल में हमें पहला तो हम इजीली लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से 30 डिग्री पे M1 से ऑब्जेक्ट है तो उसका 30 डिग्री पे इधर इमेज आ जाएगा। सेम वे में M2 से 60 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है तो इधर 60 डिग्री पर इधर इमेज आ जाएगा।
फिर आगे आपको क्या करना है, डायगोनली ऐसे मिरर के बीच के एंगल ऐड करते जाना है। 60 में 90 ऐड करेंगे तो 150 आया, 30 में 90 ऐड करेंगे तो 120। ये काम रिपीट करते जाना है। 120 में 90 ऐड किया 210। अब देखिए ये 210 180 से ज्यादा हो गया, तो ये हम नहीं लेंगे, इसको कट कर देंगे। ऐसे 150 में 90 ऐड करेंगे 240 आया, तो ये भी नहीं लेंगे। अब हमारे पास टोटल इमेज कितने बने टेबल से, 1 2 3 4। अब हम चेक करेंगे कि M1 लास्ट इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर और लास्ट इमेज ऑफ सेकेंड मिरर कॉन्साइड तो नहीं हो रहा है। तो कॉन्साइड नहीं हो रहा है तो कैसे करते हैं, 5 1 5 2 और मिरर के बीच के एंगल 90 का सम निकालेंगे। तो ये क्या है, 5 1 5 2 90, सम 360 आया, मतलब दो इमेज ये वाले कॉन्साइड हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे, 3। हमने पीछे भी देखा था ना, 90 डिग्री पर अगर दो मिरर हैं तो वहां पे नंबर ऑफ इमेज 3 आएंगे। तो ऐसे हमने टेबल मेथड से लोकेट कर लिया। आप बाद में इसको सर्कल बना के इन एंगल पे इमेज दिखा सकते हैं। और एक एग्जांपल करते हैं। फिर से हमें सिचुएशन दी हुई है, इसमें हमें इमेज को लोकेट करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें एन फ्रैक्शन में आए। यहाँ पे देखिए इनके बीच का एंगल 50 डिग्री है, मतलब 360/50 करेंगे तो 7.2 फ्रैक्शन आया 7.2। तो क्लोजेस्ट इवन नंबर कितना होगा, 8। तो यहाँ पे 8 इमेज बनने हैं, तो ये हम लोग लोकेट करके देखेंगे 8 इमेज आ रहे हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल में मिरर 1 से पहला इमेज कहां पर होगा, 20 डिग्री पर ऑब्जेक्ट है तो 20 डिग्री पर होगा। मिरर 2 से 30 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है तो इधर 30 डिग्री पे ऑब्जेक्ट होगा। फिर डायगोनली मिरर के बीच का एंगल हम ऐसे ऐड करते जाएंगे। तो 30 में 50 ऐड करेंगे, पहले मैं इसमें ऐड कर लेते हैं। 20 में 50 ऐड करेंगे 70 आ जाएगा। फिर 30 में 50 ऐड करेंगे तो वो 80 आ जाएगा। फिर रिपीट करना है, फिर 50 ऐड करिए 130, फिर से 50 ऐड करिए 120। ऐसे हम करते जाएंगे। अब दिख रहा है ये 180 हो गया, ये 170। अब अगर हम आगे फिर से करेंगे तो 180 क्रॉस हो जाएगा, तो यहीं रुक जाएंगे। अब देखिए टोटल इमेज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हम चेक करेंगे कि क्या लास्ट दो इमेज जो बने हैं और प्लस मिरर के बीच का एंगल का सम 360 है, नहीं है। मतलब ये दो इमेज अलग अलग जगह पर है। तो टोटल इमेज हम कितनी बोलेंगे, इस साइड मिरर 1 से 4, मिरर 2 से 4, टोटल इमेज हो गए 8, जो हमने फ्रैक्शन मेथड से भी निकाला। Since last two images are not coinciding, so total number of image will be 8. अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने फॉर्मूले से किया। 360/50, मिरर के बीच का एंगल 50 था तो ये आ गया। फिर हमने n का देखा, क्लोजेस्ट इवन नंबर कौन सा है, 8, तो यही हमारा नंबर ऑफ इमेज हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अगर दो मिरर पैरेलल रखे गए हैं तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे। आप अक्सर देखोगे कभी दो मिरर आमने सामने वॉल पे हो, बीच में आप खड़े हो। कभी कभी आप हेयर कटिंग वगैरह के लिए जाइए तो आपने देखा होगा ऐसा कि मिरर के अंदर मिरर, उसके अंदर मिरर, ऐसे बहुत सारे इमेज दिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि 360/0, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे बहुत लार्ज नंबर है, मतलब बहुत लार्ज नंबर में इमेज बनेंगे। नहीं, ये नंबर है ना, नंबर ऑफ इमेज लिखा हुआ है। एक और ऐसे ही करते हैं, मतलब दो पैरेलल मिरर से इनफाइनाइट इमेज बनेंगे। फिर हमें इसमें एक क्वेश्चन करना है कि अगर दो पैरेलल मिरर रखे हुए हैं तो बहुत सारे इमेज बनने हैं। तो जैसे हम बोले कि सेकंड इमेज बताइए कितनी दूरी पर है, या थर्ड इमेज कितनी दूरी पर है, तो ऐसे पोजीशन निकालना। जैसे मान लीजिए दो मिरर हैं M1 M2, इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि मिरर 1 से 15 सेंटीमीटर पे, मिरर 2 से 5 सेंटीमीटर पे, और ये इनके बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कि मिरर 1 से भी इधर बहुत सारे इमेज बनेंगे और सेम वे में मिरर 2 से इधर बहुत सारे इमेज। तो मिरर 1 से थर्ड इमेज कहां पर है, मिरर 2 से थर्ड इमेज कहां पर है। तो ये हम लोग करते हैं, मिरर 1 हमने ले लिया, मिरर 2 ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 20 सेंटीमीटर। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि इधर से 15 सेंटीमीटर पर है और इधर से वो 5 सेंटीमीटर पर है। अब देखिए यहाँ जो भी इमेज बनेंगे
इस M1 M2 पे ये जो परपेंडिकुलर ऐसे लाइन जा रही होगी इस पे ही पड़ रहे होंगे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब M1 से अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 15, तो पहली इमेज यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे बनेगी, इसको I11 बोलेंगे। सेम वही चीज है, पहला वाला नंबर मिरर नंबर है, सेकंड वाला इमेज नंबर, मिरर 1 से फर्स्ट इमेज। ऐसे मिरर 2 से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पर पहली इमेज बनेगी, पहले इसकी पोजीशन लिख लेते हैं, ये 15 सेंटीमीटर पे। फिर मिरर 2 से हम देखें तो I21 मतलब सेकेंड मिरर से फर्स्ट इमेज, सेकेंड मिरर से फर्स्ट इमेज, तो वो फिर से कितने पर आएगा 5 सेंटीमीटर पर। अब देखिए यहाँ पर मिरर 1 के आगे ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बनी। अब ये भी मिरर 1 के आगे I21, तो ये भी इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये उसकी इमेज बना देगा। कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस है 20, मिरर के बीच की डिस्टेंस, और ये 5 मतलब 25 पर, तो मिरर 1 25 डिस्टेंस पीछे उसकी इमेज बना देगा। ये I12 मतलब फर्स्ट मिरर से सेकेंड इमेज, और डिस्टेंस कितनी है 25। सेम चीज अब इसके लिए होगा, मिरर 2 के लिए, मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट था O, तो ये इमेज बन गई। अब I11 उसके लिए ऑब्जेक्ट है, और I11 की डिस्टेंस कितनी है, ये 15 सेंटीमीटर है प्लस 20 35, तो 35 पर पीछे इमेज बन जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 का मतलब सेकेंड मिरर से सेकेंड इमेज। अब मिरर 1 के आगे ये ऑब्जेक्ट था, उसकी भी इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बनी, अब ये भी उसके लिए ऑब्जेक्ट है। इसकी डिस्टेंस कितनी है 35 प्लस 20, तो इधर ये 55 पे उसकी इमेज बना देगा, मिरर 1 से थर्ड इमेज, और डिस्टेंस कितनी होगी 55। सेम चीज इधर से करेंगे, मिरर 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज बनी, ये भी उसके लिए ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज बनी। अब ये भी उसके लिए ऑब्जेक्ट है, I12 की डिस्टेंस कितनी है 25 प्लस 20 45, तो 45 पीछे यहाँ पे मिरर 2 अपनी थर्ड इमेज बना देगा 45 डिस्टेंस। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, तो ऐसे इनफाइनाइट इमेज बन जाएंगे। अब देखिए ऐसे लोकेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस चीज को भी हम लोग टेबल मेथड से कर सकते हैं। टेबल मेथड में हम क्या करते हैं, तो देखिए टेबल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, मिरर 1 से पहली इमेज लिख लेंगे, और मिरर 2 से पहली इमेज, बस पहली लिखनी है। बाद में आपको ये डायगोनल वाला मेथड जैसे हम लोग पीछे करते तो वो करते जाएंगे। तो पहली इमेज हमें पता है कि मिरर 1 से 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो 15 पे बनेगी। मिरर 2 से 5 पर है, तो इधर 5 पे बनेगी। फिर आपको क्या करना है, मिरर के बीच की डिस्टेंस डायगोनली ऐसे बार बार ऐड करते जाना है। तो जैसे 15 है, उसमें हम मिरर के बीच की डिस्टेंस 20 ऐड करेंगे, तो 35। तो मिरर 2 के लिए सेकेंड इमेज कहाँ पे होगी 35, तो देखिए ये मिरर 2 की सेकेंड इमेज 35 पर है। फिर ऐसे ही M2 5 में हम 20 ऐड करेंगे, तो 25। तो मिरर 1 के लिए सेकंड इमेज कहाँ है 25, तो देखिए मिरर 1 की सेकंड इमेज 25। यही काम आपको बार बार रिपीट करते जाना है। 20 फिर से ऐड करिए 45 हो गया, तो मिरर 2 की थर्ड इमेज 45 पर है, तो मिरर 2 की थर्ड इमेज 45। फिर ऐसे ही करिए, मिरर 1 की थर्ड इमेज 55 है। तो आप ऐसे कितने भी इमेज हो आप ऐसे करते जाएंगे तो आते जाएंगे। तो ऐसे हमें फास्ट हम कर सकते हैं। बस पहली इमेज मिरर 1 की लिख लीजिए, मिरर 2 की लिख दीजिए, फिर मिरर के बीच का डिस्टेंस ऐसे डायगोनली ऐड करते जाइए। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, फील्ड ऑफ व्यू। तो ये फील्ड ऑफ व्यू देखिए क्या होता है, ये वो रीजन है जहां से हम इमेज को देख सकते हैं। ये फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज की बात हो रही है, तो वो रीजन, फील्ड वो रीजन जहां से आप इमेज को देख पाएंगे उसको हम बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। तो इसको हम देखते हैं। सपोज एक मिरर है, उसके आगे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये एक मिरर है उसके आगे ऑब्जेक्ट रखा है। तो अब यहां से रिफ्लेक्टेड रे कहां कहां पे जाएंगी, जो ऑब्जेक्ट से यहाँ एंड की तरफ रे जा रही होगी वो रिफ्लेक्ट होके कुछ इधर चली जाएगी। सेम वे में यहाँ से आने वाली जो इधर को रे होगी वो रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी। तो अगर ये दोनों एक्सट्रीम से रिफ्लेक्टेड रे हैं, तो बाकी सारे रे इसके बीच में कहीं ना कहीं होंगे। तो ये सारा जो रीजन है, इस रीजन में ही सारे रिफ्लेक्टेड रे होंगे।
तो जो भी इमेज बनेगी वो इन्हीं कहीं खड़े होके आप देखेंगे तो दिखेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे इन्हीं रीजन से जा रही होगी। जब रिफ्लेक्टेड रे आपके आई पे आके गिरेगी तभी आपको इमेज दिखेगी। अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पे कोई रे आएगी ही नहीं, तो आपको इमेज दिखेगी ही नहीं। तो यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन होगा इसको फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे, मतलब जहां पे रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट होगी उसके बीच के एरिया को। अब अगर मैं इस एक्सट्रीम वाली रे को पीछे एक्सटेंड कर दूं, इस एक्सट्रीम वाले को पीछे एक्सटेंड कर दूं, तो ये सब जहां कट कर रहे होंगे वहां पे क्या आ रहा होगा, इमेज आ रहा होगा। यहाँ पे इमेज है। तो आप देख रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू कैसा आ रहा है कि इमेज बना लीजिए आप, और इमेज से दोनों एक्सट्रीम को लेते हुए ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, मिरर के दोनों एक्सट्रीम को टच करते हुए। तो ये बीच का रीजन ही हमारा फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। तो हम आगे से ऐसे ड्रॉ करेंगे कि अगर कोई मिरर है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो हम पहले उसकी इमेज बना लेंगे। यहाँ पे कहीं इमेज बना ली सेम डिस्टेंस पर, फिर इस इमेज से दोनों एक्सट्रीम को लेते हुए ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे टच करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब ये इसके बीच का ये जो रीजन होगा यही हमारा फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल करते हैं, सपोज एक मिरर है, उसके यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो इसकी हमें फील्ड ऑफ व्यू चाहिए। ये देखिए सबको क्लियर है कि ऑब्जेक्ट कब इमेज बनाता है, ऐसा नहीं कि एकदम उसके सामने होगा तभी, उसके प्लेन जो इसका ये प्लेन है, इस प्लेन के सामने इधर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनाएगा। इसमें ध्यान रखिए पीछे का साइड इसका सिल्वर्ड है, एक साइड में ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो हमने इसका यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ एक लाइन ले ली, उसके प्लेन के सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना पीछे यहाँ पे कहीं इमेज बन जाएगी। अब फील्ड ऑफ व्यू बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों एक्सट्रीम को टच करते हुए। तो अब ये जो बीच का रीजन होगा ये हमारा बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। तो ऐसे अब हम कहीं पे भी फील्ड ऑफ व्यू दिखा सकते हैं। फील्ड ऑफ व्यू पे एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज एक कोई पर्सन है, वो किसी पाथ पे चल रहा है। ये सिचुएशन देखिए, एक मिरर है, उसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कुछ L है, और ऑब्जेक्ट से 2L डिस्टेंस इधर, यहां पर एक पाथ है। इस पाथ के लॉन्ग एक ऑब्जर्वर है, ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है जो इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये जब चलता हुआ आएगा तो इसकी इमेज देखेगा, इस ऑब्जेक्ट की इधर कहीं इमेज बनी होगी। तो वो इमेज कब तक दिखेगा, इस पाथ पे कितनी लेंथ तक वो चलता रहेगा तो उसको इमेज दिखेगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है, तो हम पहले तो इमेज बना लेंगे, फिर इमेज से फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे। इमेज भी वही एल डिस्टेंस पीछे बन गई है। अब फील्ड ऑफ व्यू और ये जो ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगा, ये सब एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन पर है, मिरर से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है। हमने यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, सेम वे में इधर को एक लाइन ड्रॉ की। तो अब देखिए ये जहां से कट कर रहा है, यहां से लेकर के इस रीजन तक वो कट कर रहा है। इस रीजन तक यहां तक कट कर रहा है। तो ये जो पाथ की लेंथ होगी, इतने पाथ में उसको इमेज दिखेगी। तो अब ये हमें निकालना है, तो निकालने के लिए पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं यहाँ सबकी। ये मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है और एक ट्रायंगल ए डी एफ बन रहा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हमें डी से एफ तक की लेंथ निकालनी है, हमें डी से एफ तक की लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग ये सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी लगा देंगे। ट्रायंगल ए बी सी और ए एफ डी सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी में हाइट अपॉन बेस, हाइट ए जी अपॉन बेस बी जी बी सी बराबर होगा बड़े वाले ट्रायंगल ए डी एफ में हाइट ए ई अपॉन बेस एफ डी, ए ई अपॉन एफ डी। इनकी वैल्यू डाल दीजिए। ए जी कितना होगा, ये एल डिस्टेंस देखिए, ये एल डिस्टेंस पीछे इमेज बनी है ना, तो ये एल है। और यहाँ मिरर की लेंथ भी एल दी हुई है, क्वेश्चन में ये बताना रह गया था, मिरर की लेंथ भी एल दी हुई है, ये गिवन है। ए ई की वैल्यू
कितनी हो जाएगी, ये एल है और यहाँ पर ये एल और एल, टोटल ये 4L है। ये भी मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, 1 मिनट में करेक्शन कर देता हूँ। तो ये 4L है ना, यहाँ पर इसको 4L कर दीजिए। तो ये भी अभी 4L है, देखो। तो हमने AE की वैल्यू कितनी आएगी, 4L। यहाँ पर ये 4L है। तो अब आगे वही कैलकुलेशन है, 4L अपॉन FD, LL कट गया तो FD की वैल्यू 4L आ गई। तो ये FD 4L डिस्टेंस तक वो इमेज को देख पाएगा। तो ये अभी हमने प्लेन मिरर देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करूंगा।